नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी की अहम बैठक चल रही है मिशन 2023 को लेकर। ये बैठक हो रही है मध्य प्रदेश में सांसद और विधायकों के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक शुरू हो चुकी है। सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मनाने को लेकर भी चर्चा होगी इस बैठक में। वर्चुअल माध्यम से जेपी नड्डा जुड़े हुए हैं, सांसद विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बैठक में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई सांसद और विधायक मौजूद हैं। बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की अहम बैठक जारी है। वी डी शर्मा, सिंधिया बैठक में मौजूद हैं। बता दें आपको, नरोत्तम मिश्रा सहित कई सांसद और विधायक मौजूद हैं इस बैठक में। और वर्चुअली जेपी नड्डा भी जुड़ चुके हैं और 2023 के चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है, चर्चा भी हो रही है। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक आयोजित की गई है जिसमें कई बड़े नेता, कार्यकर्ता और विधायक, सांसद शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़े हैं, संवाद हो रहा है और साथ ही साथ बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज राठौर जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, बीजेपी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। 23 को लेकर तो बात होगी ही होगी, और कितनी खास ये बैठक, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिस पर इस बैठक में बात होने जा रही है, चर्चा होने जा रही है? शायद हमारी आवाज मनोज तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी की अहम बैठक चल रही है और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं, संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं, विधायक, सांसदों से। और इस बैठक में बड़ी संख्या में विधायक, सांसद पहुंच चुके हैं। वी डी शर्मा मौजूद हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं, सिंधिया पहुंच चुके हैं और मनोज एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, बीजेपी की अहम बैठक हो रही है और साथ ही साथ वर्चुअली राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जुड़ चुके हैं। कितनी खास ये बैठक? जी बिल्कुल, क्योंकि 17 सितंबर का दिन जो है वो खास रहने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में सेवा सप्ताह के तौर पर किस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम किए जाने हैं। जैसे युवा मोर्चे को लेकर भी एक रणनीति तैयार की गई थी। उस रणनीति में करीब 25 लाख जो है पौधों का रोपण होना था। हालांकि आगे पूरे सप्ताह भर जो है इस तरीके के अलग अलग कार्यक्रम की प्लानिंग जो है यहाँ पर की गई है। वर्चुअली बैठक में तमाम दिशा निर्देश देने का काम जेपी नड्डा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि तमाम सांसद बीजेपी के और विधायक जो हैं इस वर्चुअली बैठक में शामिल है। तो पूरी रणनीति और किस तरीके की 17 तारीख के बाद आगे तक जो है एक हफ्ते के अंदर किस तरीके के कार्यक्रम सेवा सप्ताह के तौर पर डिजाइन किए गए हैं, प्लानिंग उनकी की गई है, उसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। मध्य प्रदेश ने किस तरीके की तैयारी की है, क्योंकि युवा मोर्चे के लिए एक ऐप भी तैयार किया गया है और ये ऐप जो है वो वृक्षारोपण, पौधारोपण को लेकर तैयार किया गया है। तो यूथ को जोड़ने का काम जो है उस दिन किया जाएगा और 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन के दिन जो है इस ऐप के जरिए करीब 25 लाख एक साथ जो है वो पौधारोपण मध्य प्रदेश में गांव-गांव तक होगा। इसके अलावा आगे किस तरीके के कार्यक्रम है उसको लेकर चर्चा होगी और दिशा
निर्देश भी जो बाकी है तो वो कुल मिलाकर के JP नड्डा 2023 द्वारा के चुनाव को यहाँ पर लेकर के चर्चा हो ही रही है, आगे की रणनीति तैयार हो ही रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जन्मदिन आने वाला है, उसको लेकर भी जोरों से तैयारियां होने वाली हैं, उसको लेकर रणनीति तैयार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा की वर्चुअल बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी। बैठक में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के क्रॉस वोटिंग को लेकर अनुसूचित जनजाति विभाग के अध्यक्ष ओमकार सिंह मरकाम का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट नहीं किया, सामान्य और ओबीसी वर्ग के विधायकों ने वोट दिया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आदिवासी विधायकों पर शंका करना ठीक नहीं और कांग्रेस के आदिवासी विधायक पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। ये कहना कि 17 विधायकों ने क्रॉस किया है वोटिंग, इसमें आदिवासी विधायक कहना, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। विधायक ने वोट क्रॉस किया है। अब ये कौन सी नई परिभाषा आ गई कि आदिवासी विधायक ने वोट किया है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये बात सही है कि 17 विधायकों ने किया है। वो अब कोई ऐसी जांच प्रक्रिया है नहीं जिसके तहत ये तय किया जाए कि कौन विधायक वहाँ क्रॉस वोटिंग किया है, इसकी कोई प्रक्रिया ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत स्पष्ट है कि 17 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है, पर कौन है, किस वर्ग से आते हैं, इसका कोई मापदंड नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, चूँकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें संख्या तो है पर कौन है इसका कोई हिसाब नहीं है, इसलिए इस विषय में अब। लेकिन आदिवासी विधायक को हो सकते हैं उसमें क्या? देखिए, ये कहना पूरी तरह से असत्य है कि आदिवासी ही विधायक पर इस तरह से, मैं कहता हूँ, शंका करना उचित नहीं है। 17 विधायक हैं, कौन है, कहाँ से, किसने क्रॉस वोटिंग किया, वो तो अब कोई जांच हो तो पता चले। तो वहीं भोपाल में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजीव सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग पूरी तरह से गोपनीय होती है और ये कहना उचित नहीं कि किस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है या नहीं की है। ओमकार मरकाम जी अपनी सूचना के आधार पे जो कह रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें कोई व्यक्ति, कोई एजेंसी, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। गोपनीय मतदान रहता है राष्ट्रपति चुनाव। ओमकार मरकाम के बयान पर प्रदेश बीजेपी मीडिया अध्यक्ष लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि कांग्रेस में जंग चल रही है और इज्जत बचाने की कवायद की जा रही है। बीजेपी का मानना है कि अनुसूचित जनजाति के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। कांग्रेस के भीतर जंग चल रही है, अपनी इज्जत बचाकर दूसरे की इज्जत कैसे उछाली जा सकती है। मरकाम जी का बयान इसी को इंगित करता है। मुर्मू जी जब राष्ट्रपति चुनी जा रही थी तो 19 विधायकों ने वोट दिया है और हम ऐसा मानते हैं कि 19 अनुसूचित जनजाति के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। अगर मरकाम जी ये कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग के विधायकों ने वोट दिया तो भी स्वागत है, सवर्ण विधायकों ने दिया तो भी स्वागत है। हम तो स्वागत करेंगे कि अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के विधायकों ने सुनी और कांग्रेस से रिवोल्ट करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। तो राष्ट्रपति के लिए वोटिंग पर सियासत कहीं ना कहीं पहले भी देखने को मिली थी और अब फिर देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं, बयान सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आखिर किस तरह से देखें इसे, जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है? कहते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि गोपनीय इन चीजों को रखा जाता है, पर कोई नाम ही ले रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी से किसी ने नहीं किया, हम पे विश्वास होना चाहिए। आखिर ऐसे कैसे चलेगा? देखिए ऋतु, राष्ट्रपति पद के चुनाव का समय काफ़ी लंबा बीत चुका है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी लाइन के बाहर जाकर कौन से 17 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डाला, इसको लेकर पार्टी के अंदर ही विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक बात इस बात को लेकर निकल कर आ रही थी कि कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन अब कांग्रेस के आदिवासी विधायक ही
इस बात को उठा रहे हैं कि आदिवासी विधायकों पर शंका करना ठीक नहीं है। आदिवासी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट नहीं दिया, बल्कि ओबीसी और जो सामान्य जाति से जो विधायक आते हैं उन्होंने जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डाला है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर लीकेज कहां पर है, कहां पर सुधारा जाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी को ही नहीं पता है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कौन से 17 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डाला है। हालांकि पूरा का पूरा चुनाव प्रक्रिया गोपनीय तरीके से होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल इसी बात को लेकर है कि आखिर कौन से 17 विधायक ऐसे हैं, चाहे वो सामान्य जाति से हों, ओबीसी वर्ग से हों या आदिवासी वर्ग से आते हों, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया है। तो कौन कहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर लीकेज है, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी पेश में, और 2023 के चुनाव से पहले कैसे इन लीकेज को सुधारा जाएगा, ये भी एक चुनौती कांग्रेस के सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जी अनुराग, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर है, अनियमित कर्मचारी कल बड़ा आंदोलन करेंगे। अनियमित कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव करेंगे। 5 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण सहित 4 मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनियमित कर्मचारी कल बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अनियमित कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। कल बड़ा आंदोलन अनियमित कर्मचारियों द्वारा, सीएम हाउस का घेराव भी अनियमित कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। 5 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, कल शिक्षक दिवस है और कल ही के दिन अब कर्मचारी जो हैं बड़ा आंदोलन की तैयारी में हैं। जी देखिए, कर्मचारियों की जो बातें हैं वो किसी हद तक पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे अनियमित कर्मचारी हो या फिर शासकीय कर्मचारी। शासकीय कर्मचारियों का आंदोलन अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ। उसके बाद अनियमित कर्मचारी हैं वो लगातार आंदोलन पर हैं और 4 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन पर बैठे हुए हैं। दरअसल मैनिफेस्टो में नियमितीकरण के जो वादे किए गए थे उसी के हवाले से लेकर के ये अनियमित कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर डटे हुए हैं। 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 5 सितंबर को जो है हाउस घेराव करने के लिए वो निकलेंगे और देखना ही होगा कि किस तरह से वो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। अभी भी उनका प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और अलग अलग तरीके से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास ऐसा लगता है कि रोज की तस्वीरें ही हो गई हैं। ये हड़ताल, आंदोलन, प्रदर्शन रायपुर में हर दिन देखने को मिलता है। अलग अलग विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, प्रदर्शन पर चले जाते हैं, आंदोलन करते हैं। आखिर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों बात नहीं बन पा रही है सरकार और कर्मचारियों के बीच में? जी देखिए, शासकीय कर्मचारी डीए और एचआरए की मांग को लेकर आंदोलन पर थे। मान मनोबल की स्थिति हुई और उन्होंने आंदोलन समाप्ति की स्थगन की घोषणा कर दी। अब जो अनियमित कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में 1,80,000 से अधिक जो अनियमित कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अगर हम पूरे आंदोलन के आंकड़ों पर जो गौर करें तो बड़ी बात यही है कि यहाँ पर विपक्ष से ज्यादा शासकीय कर्मचारी जो अनियमित कर्मचारी हैं वो मुखर हैं। अब तक 92 बार जो आंदोलन कर चुके हैं और अगर हम भाजपा की बात करें तो 23 बड़ा आंदोलन भाजपा ने किया है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी नियमितीकरण सहित विभिन्न मुद्दों की मांग को लेकर के समय समय पर आंदोलन है वो करते रहे हैं और इस बार भी वो उसी कड़ी में घेराव करने को निकलेंगे। पर यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे कर्मचारी तो इतनी बड़ी संख्या में लगभग 1.25 लाख यहाँ पे कर्मचारी है जो हड़ताल पर जाने वाले हैं, काम कितना प्रभावित होगा इसके बारे में शायद कोई भी नहीं सोच रहा। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। सोशल मीडिया पर अब तक आपने कच्चा बादाम और अन्य सामानों को बेचने वाले वीडियो को वायरल होते हुए देखा होगा। अब एक ऐसे ही शख्स भोपाल में भी सामने आया है जो नमकीन बेचता है और वो अपने खास अंदाज के लिए चर्चित हो रहा है। ये शख्स है नमकीन चाचा के नाम से मशहूर नसीम अहमद। उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की और जानना चाहा कि उन्हें ये आइडिया कहां से आया।
रुपया के नम 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 नमकीन के पैकेट 30 रुपया के नम 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 नमकीन के पैकेट 30 रुपया के। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बिकती है और हर किसी विक्रेता का अपनी चीज़ को, अपने सामान, अपने प्रोडक्ट को बेचने का अलग अंदाज होता है, लेकिन हम भोपाल के आपको ऐसे मशहूर नमकीन वाले से मिलवा रहे हैं जिनका नाम है नसीम और जो इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आपने कच्चा बादाम जरूर सुना होगा, काफ़ी वायरल वो हुआ और अब हम आपको मिलवाने वाले हैं नमकीन वाले भैया से, जिनको नमकीन वाले चाचा भी कहा जाता है, जो अपने खास अंदाज में नमकीन बेचते हैं। सर, सबसे पहले तो बताइए कि कैसे ये आइडिया आया कि एक अलग अंदाज में नमकीन बेचा जाए? साहब मैं पहले 25 रुपए का बेचता था, तो उसके बाद तेल वगैरह महंगा हुआ, महंगाई हुई तो उसके रेट भी बढ़े, तेल के रेट भी बढ़े तो महंगा होने लगा, तो वो 30 रुपए का हो गया, वो 25 से 30 का हो गया। अब मैं 30 का बेचता था। ऐसे ही मैं तो मस्ती में बेचता हूँ नमकीन, जो आपने देखा ही अभी मैं कैसे बेच रहा था, किस तरीके से बेच रहा था, तो ऐसे ही चल रहा था। मैंने कहा यार मैंने एक दिन ये कहा अरे फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा नम 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 नम, तो वो इस तरीके से मैंने ये बना लिया, नम 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 नमकीन के पैकेट वो चल पड़ा। तो महंगाई से नुकसान ही होता है, लेकिन आपको फायदा हो गया, 25 से 30 का हुआ नमकीन, तो आपका एक बोलने का अंदाज आ गया। तो वो अंदाज समझना चाहेंगे एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए, आप अपने अंदाज में जैसे आप नमकीन बेचते हैं वो वाला जो आपका एक गीत है पर्सनल आपका, वो जरा सुना दीजिए। नम 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 नमकीन के पैकेट 30 रुपया के। लाजवाब कंपनी का नाम के 30 रुपया के। तो अभी नमकीन बढ़िया बिक रहा है, सब अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा गुजर बसर हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी बेगम को श्रेय दे रहे हैं कि उनकी वजह से आपको ये काम मिला और अच्छे से करने का मौका मिला। और आप देख सकते हैं खास अंदाज से नमकीन बेचने के चलते जहाँ पे भी नसीम चाचा पहुँचते हैं वहाँ पे इसी तरह से लोगों का हुजूम लग जाता है और खूब प्यार से वो नमकीन बेचते हैं और खूब प्यार से लोग उनके नमकीन खरीद रहे हैं, खा रहे हैं और सब कुछ बेहतर चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।